Hello everyone, my name is Dr. Neha Mohite. I am Assistant Professor in Index Medical College. आज हम बात करेंगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के बारे में। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी क्या होता है? Is one of the key stabilizing ligament of the knee. ACL घुटने के एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है जो नी जॉइंट को स्टेबल बनाता है। ये फीमर जिसे हम अपर बोन और टिबिया लोअर बोन के बीच में होता है। सेकेंड, prevent anterior tibial translation and contribute to rotational control. ACL tibial को आगे की तरफ फिसलने या आगे की तरफ शिफ्ट होने से रोकता है, जिसे हम एंटीरियर ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसके अलावा ये नी के रोटेशनल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, जिससे कि जॉइंट स्टेबल रहता है। थर्ड, commonly injured in sports involving sudden deceleration or pivoting. ACL की चोट ज़्यादातर स्पोर्ट्स में होती है, जैसे जब प्लेयर्स अचानक रुकता है जिसे हम सडन स्टॉप भी बोलते हैं, या अचानक डायरेक्शन चेंज करता है जिसे हम पाइवोटिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, कबड्डी प्लेयर्स, इन्हीं सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स में हम ACL इंजरी जो है वो कॉमनली देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। ओरिजिन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल। ACL की शुरुआत जिसे हम ओरिजिन बोल रहे हैं, फीमोरल की लेटरल कॉन्डाइल के मीडियल साइड के पीछे के हिस्से से होती है, यानी फीमर की साइड वाली हड्डी के अंदर के और पीछे पार्ट से ACL स्टार्ट होता है और ये जाकर के इंसर्ट होता है एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया में। मतलब ये फीमर से टीबिया तक जाता है और टीबिया के सामने के बीच के पार्ट में अटैच हो जाता है। नाउ ओरिएंटेशन, रन्स डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। जो इसका डायरेक्शन है ACL का, वो नीचे की तरफ, आगे की तरफ और अंदर, जिसे हम मीडियली बोल रहे हैं, की तरफ होता है। नाउ फोर्थ इज बंडल्स। ACL के दो मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है एंटेरियो मीडियल बंडल एंड सेकेंड है पोस्टेरियो लेटरल बंडल। एंटेरियो मीडियल बंडल जो है वो टाइट इन फ्लेक्शन, जब नी सीधा होता है जिसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं, तो ये बंडल टाइट होता है, जिसे हम पोस्टीरियो लेटरल बंडल बोल रहे हैं। और जब टाइट होता है इन फ्लेक्शन में, जब नी बैंड होता है जिसे हम फ्लेक्शन बोल रहे हैं, तो ये बंडल टाइट हो जाता है। बात करेंगे बायोमैकेनिक्स की ACL में। फर्स्ट है प्राइमरी रीस्ट्रेन टू एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन, जिसमें कि ACL का मेन फंक्शन होता है एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन को रोकना। घुटने की नीचे वाली हड्डी को आगे खिसकने से रोकना जब फीमर ऊपर की हड्डी स्थिर होती है उस समय। जब यह सबसे पहला प्राइमरी मुख्य कारण स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये सबसे मेन जो है वो ACL का मेन काम यही है सबसे पहला। और सेकेंडरी है, सेकेंड जो है वो सेकेंडरी रीस्ट्रेन टू टिबियल रोटेशन एंड वल्गर स्ट्रेस। ACL का दूसरा फंक्शन है टीबिया के रोटेशन, स्पेशली इंटरनल रोटेशन और वल्गर स्ट्रेस, जब घुटना अंदर की तरफ दबता है, को रोकना, यानी लिगामेंट के घूमने और मुड़ने की अननेचुरल प्रोसेस को भी यह रोकता है। थर्ड, सिनर्जी।
synergistic action with hamstring to reduce shear force. ACL अकेला काम नहीं करता है, हैमस्ट्रिंग मसल जो है, जो कि थाई के पीछे मसल होती है, के साथ मिलकर काम करता है। हैमस्ट्रिंग मसल भी टीबिया को पीछे खींचती है, जिससे ACL पर कम स्ट्रेस पड़ता है। ये सिनरिस्टिक एक्शन ACL को प्रोटेक्ट करता है। शेयर फोर्स है जो ACL को टियर कर सकता है। नाउ फोर्थ इज मैक्स टेंशन नियर फुल एक्सटेंशन। जब नी फुली स्ट्रेट होता है, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तब ACL पर सबसे ज्यादा खिंचाव आता है, टेंशन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इस समय ACL इंजरी ज्यादा होने का रिस्क होता है, जैसे जंप के बाद, लैंड करते वक्त या सडन स्टॉप के समय। रिस्क फैक्टर्स में हम देखेंगे इसके, पहला है इंट्रेंसिक, जिसमें कि नैरोइंग इंटरकॉन्डाइलर नॉच, लिगामेंट लेक्सिटी और फीमेल हार्मोन्स हम देखते हैं। एक्सट्रिंसिक में हम देखेंगे पुअर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, फुटवेयर्स और प्लेइंग सरफेसेस। अब हम इसको थोड़ा सा इंफोग्राफिक कंट्रास्टिंग इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक फैक्टर डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ACL इंजरी रिस्क फैक्टर्स को दो में डिवाइड कर दिया है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक को भी दो में डिवाइड करा है, नॉन मॉडिफाइड और मॉडिफाइड। इंट्रिंसिक में हम देखेंगे इसके जो रिस्क फैक्टर है स्पेसिफिक टू द ट्रेट्स ऑफ द पर्सन एट रिस्क। दो में डिवाइड किया है, नॉन मॉडिफाइड और मॉडिफाइड। नॉन मॉडिफाइड में हम एग्जाम्पल जैसे एनाटमी, मेडिकल हिस्ट्री और उसके जेनेटिक्स। मॉडिफाइड में हम देखेंगे एग्जाम्पल स्ट्रेंथ, कोर, स्टेबिलिटी, बॉडी अवेयरनेस। यही हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो उसके रिस्क फैक्टर्स बियॉन्ड द ट्रेट्स ऑफ द पर्सनल एट रिस्क। इसको भी दो में डिवाइड किया है हमने, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। फर्स्ट है एग्जाम्पल वेदर कंडीशंस, कॉमा लेवल ऑफ कॉम्पिटिशंस। मॉडिफाइबल में एग्जाम्पल फील्ड कंडीशन, पार्टिसिपेशन पर वीक। बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स हमको क्या क्या देखने को मिलेंगे? ऑडिबल पॉपिंग साउंड इंजरी के टाइम पे हमको सुनाया आएगा। सेकेंड इज इमीडिएट स्वेलिंग, एकदम से वहां पे जॉइंट के अराउंड में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसे हम हेमरथ्रोसिस बोलते हैं। थर्ड इज इंस्टेबिलिटी और गिविंग वे, चलने में लचकपन आना। फोर्थ इज लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, प्रॉपरली आप घुटने को मूव नहीं कर पाओगे, नी जॉइंट को जो है मूव करने में आपको डिफिकल्टी होगी। इसके क्लिनिकल टेस्ट कौन कौन से रहेंगे? पहला है लैकमन टेस्ट, मोस्ट सेंसिटिव 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन पे देखने को मिलेगा। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट एट 90 डिग्री, एंटीरियर ट्रांसलेशन आगे की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा तो पॉजिटिव रहेगा। पाइवोट शिफ्ट में हम डिटेक्ट रोटेशनल इंस्टेबिलिटी, ये सब यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू आपको बताया गया है। ये लैकमन टेस्ट, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट और पाइवोट शिफ्ट टेस्ट। डायग्नोस्टिक इमेजिंग में देखेंगे हम MRI, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्ट टिश्यू असेसमेंट के लिए देखी जाती है। एक्सरे टू रूल आउट सिग्नॉइड फ्रैक्चर, अल्ट्रासाउंड डायनेमिक विजुअलाइजेशन। सेगमेंट फ्रैक्चर्स में हम देखेंगे एवल्जन fracture proximally tibial lateral plateau margin occurs posterior to ITB insertion associated with cruciate ligament and posterior lateral corner knee injuries.
फ्रेगमेंट वेल सीन ऑन एक्सरेज, ये इस तरीके का। और ऑन एमआरआई लुक फॉर इडमा पोस्टेरोलेटरल टू द आईटीबी। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस की, एसीएल के टीयर की। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, तीन में हुआ है। ग्रेड 1 में माइक्रो टीयर रहेगा और जॉइंट जो है वो, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबल रहेगी। ग्रेड 2 में पार्शियल टीयर देखने को मिल सकता है, माइल्ड लेक्सिटी देखने को मिलेगी, हल्की फुल्की लचक देखने को। ग्रेड 3 में कंप्लीट टीयर मिलेगा और ग्रॉस इंस्टेबिलिटी, जॉइंट जो है वो पूरी तरीके से इंस्टेबल रहेगा। मैनेजमेंट ओवरव्यू देखेंगे। कंजर्वेटिव पार्शियल टीयर, लो डिमांड पेशेंट। सर्जिकल सर्जिकल प्रोसेस पे अगर हम जाएंगे तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद ग्राफ्टिंग, बीटीबी और हैमस्ट्रिंग। रिहैबिलिटेशन में हम इसेंशियल इन ऑल केसेस, इसमें हम देख रहे हैं सस्पेक्टेड एसीएल इंजरी बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई टू इवैल्यूएट द एसीएल टीयर एंड कॉम्पिटेंट इंटरनल डीरेंचमेंट। ये पूरी मैनेजमेंट का वो दे रखा है चार्ट। ना प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी गोल्स हमारे क्या होंगे? फर्स्ट, पेन को कम करना, स्वेलिंग को कम करना। सेकंड, फुल रेंज ऑफ मोशन स्पेशली एक्सटेंशन। थर्ड, स्ट्रेंथन क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल। ड्यूरिंग इंटरवेंशन हम क्रायोथेरेपी यूज करेंगे, कंप्रेशन बैंडेज का यूज कर सकते हैं और लिम्ब को एलिवेट करके रखवा सकते हैं। आइसोमेट्रिक्स करवा सकते हैं, हील स्लाइड्स, बैलेंस ड्रिल्स। ये सारी चीजें हम इसमें स्टेज 1 में वीक 1 to 2 में हम करवा सकते हैं। नाउ पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब फेज। नाउ फेज 1 में जिस जो कि हम स्टार्ट हुआ है ऑपरेशन के तुरंत बाद से 0 से 2 वीक तक जो है वो पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करेंगे, उसका एक्सटेंशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। फेज 2 में जो कि है सेकेंड वीक से लेकर के 6th वीक तक ग्रेजुअली रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करेंगे, क्लोज चेन एक्सरसाइज करवाएंगे, पार्शियल वेट बियरिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। फेज 3 में 6 वीक से 12 वीक में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, प्रोप्रियोसेप्शन पे फोकस करेंगे। फेज 4 में 3 to 6 थर्ड मंथ से 6 मंथ में हम उसको पाइलोमेट्रिक्स करवाएंगे, एजिलिटी ट्रेनिंग करवाएंगे, स्पोर्ट्स ड्रिल करवाएंगे। ये सारी चीजें हैं जो हमें पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब फेज में अचीव करने हैं। फेज 1 में रिकवरी फ्रॉम सर्जरी, फेज 2 में स्ट्रेंथनिंग प्लस न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, फेज 3 में रनिंग एजिलिटी प्लस लैंडिंग्स, फेज 4 में रिटर्न टू स्पोर्ट्स, फेज 5 में प्रिवेंटिंग ऑफ री इंजरी। कॉम्प्लिकेशंस और प्रोग्नोसिस में हम देखेंगे ग्राफ्ट फेलियर, स्टिफनेस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है उसको, या डीवीटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। गुड प्रोग्नोसिस विद स्ट्रक्चर्ड रिहैब, रिटर्न इन 6 to 9 month। क्या क्या रिस्क और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एसीएल के बाद में? एसीएल जो पोस्ट एसीएल होता है, जो सर्जरी है, उसके बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? पहला है इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस रह सकते हैं, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस हो सकते हैं, स्टिफनेस होने के चांसेस हो सकते हैं, नर्व और ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, ग्राफ्ट फेलियर हो सकता है, पर्सिस्टेंट इंस्टेबिलिटी जॉइंट में देखी जा सकती है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो सकता है।
थैंक यू।